अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासी तज्ज़िये और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का धमाकेदार व्लॉग जो है वो इसलिए धमाकेदार है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बहुत ही ख़तरनाक ख़बरें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने अब आपको बतानी कैसे हैं, लेकिन बतानी तो हैं। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज के वीडियो की पहली ख़बर से। चलिए जनाब, पिछले काफ़ी दिनों से मैं आपको बता रही थी कि टीएलपी के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि टीएलपी के ऊपर पाबंदी नहीं लगेगी। तो फाइनली खबर आई है कि टीएलपी के ऊपर पाबंदी लग चुकी है। अच्छा, इसके ऊपर जो नून लीग के सपोर्टर या दूसरी जमातों के जो सपोर्टर्स थे वो कह रहे थे कि मरियम नवाज ये नहीं कर पाएंगी। उसकी रीज़न जो बताई जा रही थी वो ये थी कि कहा जा रहा था कि पंजाब के अंदर टीएलपी का जो वोट है वो लाखों में है। कोई तो कह रहे थे कि 26 लाख उनका वोट है, कोई कह रहा था 36 लाख उनका वोट है, चलो जितना भी उनका वोट है। तो कहा यह जा रहा था कि अगर मरियम नवाज की जो गवर्नमेंट है, मैं वफाक की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ इस वक्त पंजाब की तरफ से ये जो इनिशियल फैसला लिया गया है, इनिशिएटिव लिया गया है, इसके बारे में बात कर रही हूँ। तो कहा चलो वफाक की तरफ से भी अगर आप समझ लें कि अगर नून लीग की गवर्नमेंट है इस वक्त, मतलब साथ में तो जरदारी साहब भी हैं, लेकिन चले अगर हम समझ लें कि डोमिनेंट पार्टी वो है, तो कहा यह जा रहा था कि अगर इनकी तरफ से ये हो जाता है तो वो जो इतने लाख वोट है वो किसको पड़ेगा। उसके बारे में कभी इम्कानात थे कि वो फिर इमरान खान को जाएगा, वोट इनके नुकसान में जाएगा, यानी कि वो इनकी दुश्मनी में वोट जाएगा, जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि ये फैसला नहीं कर पाएंगे। लेकिन मरियम नवाज ने तो हर एक को हैरान करके रख दिया है। पंजाब के अंदर बड़े बड़े फैसले लेने में उनका बड़ा अहम किरदार साबित हो रहा है और वो इस चीज़ को नहीं देख रही कि उनको इससे कितना फ़ायदा होता है या कितना नुकसान होता है। तो जनाब, अब खबर कुछ इस तरह से है कि टीएलपी के ऊपर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और उनको कल अदम जमात जो है वो करार दे दिया गया है। वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जो कि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। वफाकी काबीना ने गुज़श्ता रोज़ जो ये पाबंदी है इसकी मंजूरी दी थी, जिसके बाद वजारत दाखिला ने जनाब आगे का काम करना था, नोटिफिकेशन जारी करना था, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि उन्होंने जारी कर दिया है। वजारत दाखिला का जो नोटिफिकेशन है उसके बाद टीएलपी को अब फाइनली कल अदम जमात जो है वो करार दे दिया गया है। और नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि वफाकी हुकूमत के पास ठोस वजूहात हैं कि टीएलपी जो है वो दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस है। अच्छा, ये किस बुनियाद पे ये कहा जा रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि साद रिजवी के घर पे जब छापा मारा गया था तो वहां से करोड़ों रुपए का जो करेंसी है वो बरामद हुई थी, उसमें इंडियन करेंसी भी थी। हालांकि मुझे इस पे यकीन नहीं आता। अगर आप मेरी बात करें, ज़ाती मेरा एक ख़्याल है कि मुझे ऐसा लगता है कि उनको क्या ज़रूरत थी कि वो इंडियन करेंसी रखते, जबकि उनको पता है कि वो पाकिस्तान में वो डॉलर्स की फॉर्म में रख सकते थे। लेकिन उसमें ये भी कहा गया है कि उसमें मलेशियन करेंसी भी निकली है, उसमें दूसरे ममालिक की करेंसी भी निकली है। गॉड नोज़ बेटर, लेकिन ये मेरा ज़ाती ख़्याल था। बहरहाल, जो उन्होंने काम किया था ऑब्वियसली वो उन्होंने ठीक नहीं किया। जब हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात कर रही थी तो उनको मुज़ाकरात करने चाहिए थे। नोटिफिकेशन के अंदर ये कहा गया है कि इंसदादी दहशतगर्दी का जो एक्ट है 1997, उसके मुताबिक टीएलपी को फर्स्ट शेड्यूल के तहत कल अदम जमातों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। इसके साथ साथ इन्होंने जनाब ये किया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी का नोटिफिकेशन जो है वो अमीर टीएलपी और इनका जो इलेक्शन कमीशन है उस समेत तमाम सूबों और मुतल्लिका इदारों को भी भेज दिया गया है, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि जनाब हमारे पास तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, हमें तो कुछ पता नहीं है। टीएलपी के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज भी शुरू हो चुका है और सियासी जमात पर पाबंदी के मुतालिक आइन क्या कहता है ये मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगी। अगर आप मुझसे डिमांड करेंगे तो फिर मैं आपको इसकी डिटेल्स दूंगी। अदरवाइज हम चलते हैं आज की अगली खबर पे। तो अगली खबर जो है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो इसी से मुंसलिक है। वो इस तरह से कि आपको पता है कि हमारे जो इदारे हैं ना, अब उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हो गई है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, चाहे वो हमारी स्टैब्लिशमेंट हो, उनका भी मूड आप देख लें यही है, हुकूमतों का भी मूड यही है। उनका कहना यह है कि आए रोज़ जो गवर्नमेंट्स आती हैं और उसके बाद लोग मुख्तलिफ जत्थों की सूरतों में बाहर निकलते हैं, वो हमले करते हैं, वो धरने करते हैं, वो अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसके ऊपर अब ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। किसी को भी इजाज़त नहीं होगी कि वो इन चीज़ों को या इन रूल्स को तोड़े, और जो तोड़ेगा उसका हाल इसी तरह होगा जैसा कि टीएलपी का हुआ है। इसके अलावा सीसीडी का जो इदारा है जब से वजूद में आया है, आप देखें कि सीसीडी वाले क्या कर रहे हैं। वो मावराए अदालत जो है वो जिसको जो सजा देनी है वो दे रहे हैं, जिसके नेफे में चाहे पिस्टल चल रही है। आज लोग उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कल देख लीजिएगा इन चीज़ों पे लोग तनकीद भी करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मावराए अदालत अगर किसी का कत्ल होता है, या वो पिछले दिनों जैसे तीफी बट को मार दिया गया और उसके बाद मोहसिन बेग कितना बोले थे इनके खिलाफ, मरियम नवाज लोगों के खिलाफ, तो इस तरह ऑब्वियसली लोगों ने बोलना भी है, लोगों ने कहना है कि चाहे कोई कितना क्रिमिनल है उसको क्यों मारा जा रहा है। लेकिन बात यह है
اس وقت تمام ادارے ایک پیج پہ ہیں کہ کسی کرمنل کو پاکستان میں رہنے نہیں دینا، کسی کو غلط کام کرتا دیکھ کر اس کے اوپر خاموشی اختیار نہیں کرنی، اس کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ایسے میں یہ جو ہمارے ایڈیشنل آئی جی ہیں انہوں نے ابھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے اندر بھی آ کر انہوں نے کچھ بڑی خطرناک قسم کی باتیں کی ہیں۔ نمبر 1 انہوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ جن کی دشمنیاں ہیں وہ صلح کر لیں۔ ذرا سنیے گا، اس میں بڑا ایک خفیہ میسج ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو۔ وہ کہتے ہیں جن جن لوگوں کی بھی خاندانوں کی لوگوں کی پاکستان کے اندر جو کئی صدیوں سے دشمنیاں چلی آ رہی ہیں وہ لوگ صلح کر لیں، اور اگر وہ صلح نہیں کرنا چاہتے تو پھر وہ دبئی چلے جائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ ان کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو سکتا ہے جو سی سی ڈی والے کرتے ہیں۔ یہ آگے میں خود کہہ رہی ہوں۔ آئی جی پنجاب جو ہیں ڈاکٹر عثمان انور، ان کا کہنا تھا کہ آج پنجاب کے 27 اضلاع میں سیف سٹی پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں جرائم کی شرح میں واضح کمی ہوئی ہے۔ لاہور میں ایڈیشنل آئی جی اور سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا کے ہمراہ انہوں نے پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں 70% جرائم جو ہیں ان کی وجہ سے جو کیمراز لگائے گئے ہیں وہ کم ہوئے ہیں، اور سی سی ڈی کو انہوں نے شاباش دی۔ ایڈیشنل آئی جی جو ہیں سی سی ڈی، انہوں نے کہا کہ ڈیڈ لائن کے اندر غیر قانونی اسلحہ رکھنا اور خود اسلحہ جمع کروا دیں لوگ جن کے پاس ہے، ورنہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد پھر کسی کو معافی نہیں ملے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جن کی دشمنیاں ہیں وہ صلح کر لیں، یا پھر وہ نیفے میں پسٹل چلنے کا انتظار کریں، یا پھر وہ دبئی بھاگ جائیں۔ انہوں نے مزید کہا، نیفے میں پسٹل والی بات میں خود سے ایڈ کر رہی ہوں، انہوں نے نہیں کہا لیکن آپ کو پتا ہے کہ سی سی ڈی کیا کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جن کا کرائم ریکارڈ نہیں ہے وہ لائسنس یافتہ اسلحہ رکھتے ہیں، کسی کو بھی اسلحے کی نمائش کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ٹی ایل پی کے جو سربراہ ہیں سعد رضوی، ان کے بارے میں بھی بات کی۔ اچھا، کچھ روز پہلے میں نے ولاگ بنایا تھا جس میں میں نے سعد رضوی کا ایک کلپ شیئر کیا تھا، جس میں بہت سارے میرے فالوورز جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کلپ پرانا ہے، لیکن میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ کلپ اب وائرل ہو رہا ہے کیونکہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ سعد رضوی جو ہیں وہ اس وقت اپنے کسی فالوور کے پاس، اپنے کسی مرید شرید کے پاس چھپ چکے ہوئے ہیں۔ تو میں نے یہی آپ کو بتایا تھا، اور آج بھی میں یہ بتا رہی ہوں، اور یہ عثمان انور اور سی سی ڈی کے جو ہیں ہیڈ، انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ وہ اداروں کے پاس نہیں ہے، اور وہ ان کو جو ہے ان کے جو مریدین ہیں ان میں سے کوئی چھڑا کے لے گیا ہے، اور قوی امکانات بتائے جا رہے ہیں کہ وہ کشمیر کے اندر ہو سکتے ہیں، یا وہ جی بی والی سائڈ پہ بھاگ گئے ہیں، یا وہ کشمیر والی سائڈ پہ بھاگ گئے ہیں، اور ویسے بھی ان کی جماعت جو ہے وہ کل عدم قرار دے دی گئی ہے، تو اب وہ کچھ عرصے تک سامنے بھی نہیں آنے والے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تمام ادارے اس وقت سیم پیج پہ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والے عناصر چاہے کوئی بھی ہوں ان کو نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ 2 ویڈیوز آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، خاص طور پہ جو افغانیوں کے خلاف اس وقت چل رہا ہے آپریشن، اور افغانی جو ہیں ان کو ان کے ملکوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ ایک افغانی جناب، اس کے بارے میں ایک ویڈیو آیا سوشل میڈیا پہ، اس نے فوج کو گالیاں نکالی، پاکستان کو گالیاں نکالی، حالانکہ کاروبار یہ کر رہا تھا پاکستان کے اندر۔ قوی امکانات ہے کہ کراچی سے اس کا یہ ویڈیو سامنے آیا۔ اس نے کیا کچھ کہا وہ بھی سن لیجئے، اور پھر اس کے بعد جب اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا تو اس نے کیا کہا وہ بھی سن لیجئے۔ چل بھائی بول، اب چل اب بول، کیا بولا پاکستان کے بارے میں؟ پاکستان رینڈی کے نسل ہے، صحیح ہے۔ افغانستان میں، پاکستان میں رہے گا تو کاروبار کرے گا، یہ باتیں کرے گا۔ پاکستان کا پاکستان صحیح ہے۔ پولیس آئے گا، پولیس کا مارو۔ ویڈیو وائرل ہے لالا۔ ارے پاکستان پہ میں اور کچھ پاکستان کا پاکستان کے بالکل رینڈ نسل ہے، پاکستان تو فوج کے بارے میں بھی کچھ بول رہا تھا۔ فوج بالکل بے غیرت ہے، پولیس نسل ہے، افغانستان برینڈ۔ تم بھی کچھ بولنا چاہ رہے تو چپ رہو جا۔ ہاں، افغانستان زندہ باد، افغانستان زندہ باد، پاکستان بچے رینڈا ہی کیا بچے ہیں۔ ادھر بنانے ادھر بنا، اپنی شکل دکھا۔ صحیح ہے، صحیح ہے لالا، رینڈی کے نسل ہے پاکستان، بس ختم کرو، صحیح وائرل ہے۔ کرو۔ پاکستان میں رہے گے تو کما رہے، تبھی تو پاکستان کے سب بولے۔ پاکستان رینڈی کے نسل ہے، ہم خود کما رہے ہیں، تم نہیں دو۔ کے بچے پاکستان رینڈی کے بچے ہیں، پاکستان رینڈی کے نسل ہے۔ سالو پاکستان کیا ہے بالکل بینڈ لے کے لوگ۔ ابھی تم کو ہاں، میرا نام ہے فرحاد اور میرا باپ کا نام ہے حمید اللہ۔ میرا ادھر پرچون کا دکان ہے، میں غریب بندہ ہوں۔ میں کچھ دنوں پہلے حیدرآباد کو گالی دیا تھا، بس مجھے اس میں معاف کر دے، میرے سے بہت غلطی ہو گیا، میرے سب کو معاف کر دے۔
मेरे से बहुत गलती हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद। एक और बड़ी खतरनाक खबर आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कराची का एक ऐसा शख्स पकड़ा गया था जो बड़ा बाअसर था और उसके बड़े करीबी जो ताल्लुकात थे वो पीपल्स पार्टी के साथ बताए जा रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस बात के कभी इम्कानात हैं, मुझे कुछ इधर उधर की ज़राए से खबरें मिली थी कि डायरेक्ट अब इदारे जो हैं वो पीपल्स पार्टी के ऊपर या जरदारी के ऊपर या बिलावल के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते डायरेक्ट। लेकिन जब उनके इर्द गिर्द के लोग पकड़े जाएंगे करप्शन के इल्ज़ामात में, तो फिर ऑब्वियसली वो अपने बयानात देंगे, वो बताएंगे कि उनके कौन कौन सहूलतकार हैं। और फिर जब वो बड़े लोगों का हाथ और शिकंजा उसमें फंसेगा तो फिर वहाँ तक इदारे भी पहुँचेंगे। क्योंकि मैं एक मरतबा फिर कह रही हूँ कि इदारे ये बात डिसाइड कर चुके हैं कि चाहे कोई कितना भी बाअसर हो, चाहे वो इस मुल्क का सदर हो, वज़ीर आज़म हो, कोई टाइकून हो, बिजनेस टाइकून हो, चाहे वो कितना ही बाअसर शख्स क्यों ना हो, उसको नहीं छोड़ा जाएगा अगर उसने करप्शन की है। तो अब इस हवाले से ये साबिर खुसरो हैं जी, इन्होंने एक ट्वीट किया है। मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी हकीकत और सदाकत है, लेकिन अगर ये है तो फिर ये मेरी खबर के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। क्या उन्होंने लिखा, कराची से एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है। स्टॉक मार्केट के टाइकून के भतीजे को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। सिंध के एक अहम शख्सियत जिसके पास एक बहुत बड़ा आईनी ओहदा है, ये उनके करीब पाए जाते हैं और इसके बयानात आगे जाकर बड़े बड़ों के पोल खोलने वाले हैं। समझ आ गई आपको कहानी की कि जब आपने किसी बड़ी मछली पे हाथ डालना है तो उसके इर्द गिर्द जितनी छोटी मछलियां हैं आप उनको पकड़ो, वो छोटी मछलियां मिल के वो बड़ी मछली को खुद ही पकड़वा देंगी। तो आपको समझ आ रही है। और वो लोग जो कहते हैं ना कि आने वाले वक्त में प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, सदर कौन बनेगा, तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो रिजीम चल रही है, इसी रिजीम के साथ मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले 5 साल भी चलने वाले हैं। और मुझे लगता है कि बशर्ते ज़िंदगी शहबाज शरीफ कहीं नहीं जाने वाले, अगले प्राइम मिनिस्टर भी वही हैं। पंजाब फिर से मरीम नवाज के पास ही आएगा। और सदर के बारे में जो है वो अभी मैं कुछ कह नहीं सकती कि क्या कहा जाएगा, क्या सोचा जाएगा। लेकिन जरदारी साहब या उनकी पार्टी के गिर्द मुझे घेरा आने वाले वक्तों में बहुत ही ज़्यादा तंग नज़र आ रहा है, क्योंकि सिंध के अंदर जितनी करप्शन है ना, वो आपकी सोच से भी परे है। बहरहाल एक और ख़बर आपके साथ शेयर करती हूँ जनाब। ये ट्विटर का एक वेरीफाइड अकाउंट है जी, सैफ अफरीदी के नाम से। इन्होंने एक बहुत ही गंदी और घटिया खबर जो है वो शेयर की। लिखते हैं, अफसोसनाक खबर, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, गरीदा फारूकी एड्स के मर्ज में मुब्तला, सब उनके लिए दुआ करें। अच्छा, कमेंट सेक्शन देख लेते हैं कि लोगों ने इनको क्या रिप्लाई किया। किसी ने लिखा, लगता है पीटीआई वालों की किसी डैश को एड्स हो गया है इसलिए अभी से ग्राउंड बना रहे हैं, सुना है पिंकी की तबीयत भी ख़राब है। दूसरा कमेंट है, उस पर लिखा है, इंशाल्लाह यही बात तेरी माँ बहन पर सच साबित होगी। अच्छा, मैं 2 ही कमेंट्स पढ़ूंगी, मैं आगे कमेंट्स नहीं पढ़ना चाहती। देखिए, जब पिंकी पीरनी साहिबा के बारे में कोई बात करता है, हालांकि ये बात कोई गलत नहीं करता, हकीकत है ना कि वो नवासे नवासियों वाली हैं, वो बच्चों वाली हैं, वो शोहर वाली थीं, वो छोड़ के सबको इमरान खान साहब के पीछे आ गई, उनसे उन्होंने शादी कर ली। इमरान खान की शादी उस वक्त रेहाम खान के साथ थी, वो तुड़वा दी। अब ये तमाम सच्ची बातें हैं, टैरियान वाली बात भी सच्ची है, जमायमा वाली बात भी सच्ची है। लेकिन जब कोई सच्ची बात भी करता है तो पीटीआई के सपोर्टर्स को इतना गुस्सा आता है कि वो गालियां निकालते हैं गंदी गंदी, वो दलील के साथ बात नहीं करते। लेकिन दूसरे जो लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं, जिनका किसी से कोई वास्ता नहीं, जिनका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको बदनाम करने में वो किसी भी हद तक जाते हैं। और आप ये देखिए कि गरीदा फारूकी के ऊपर कौन सा ऐसा गंदा कीचड़ है जो नहीं उछाला गया। यहाँ तक कि माजी में उनके बारे में उनको जोड़ा जाता रहा हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, गंदी गंदी बातें की जाती रहीं, और अब उनके बारे में इस तरह की गलत खबरें फैलाकर ये लोग बाद में सिंपैथी मांगते हैं और फिर कहते हैं कि हमें क्यों पकड़ा जाता है, हमारे खिलाफ क्यों बात की जाती है, हमारा लीडर तो रियासत मदीना का अमीन है। आपके लीडर ने आपको सिर्फ यही सिखाया है कि गालम गलोच करनी है, गंदगी फैलानी है। और लीडर भी जब बाहर थे, जेल में नहीं थे, तो वो क्या करते थे, वो अपने साथ किसी भी शख्स को लेकर आते थे। याद है उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक शख्स के साथ कि जनाब इसके नाजुक अज़ा के साथ ईंटें बांधकर उस पर तशद्दुद किया गया। मेरे ख्याल से वो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईंट भी उठा के ले आए थे। मतलब इस तरह का जिन लोगों का दिमागी तवाज़ुन हिला हो, वो अपनी दफ़ा बात सुनते वक्त गालियां देते हैं जो सच्ची भी हो, और दूसरे के ऊपर झूठी बातें बनाना, कैरेक्टर असैसिनेशन करना, फिर कभी अज़मा बुखारी के ऊपर शुरू हो जाते हैं, कभी मरीम नवाज के ऊपर शुरू हो जाते हैं। मतलब आपकी औरतें औरतें हैं और उनकी इज्जत भी है, और दूसरों की कोई औरतें नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। झूठ बोलने के तो इतने माहिर हैं कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान
اس بات پہ غور کر رہا تھا اس وقت کہ پاکستانی پاسپورٹ کو چینج کر لیا جائے. اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز تھیں. ایک ریزن یہ بھی تھی کہ بہت سارے لوگوں کو غلط طریقے سے آئی ڈی کارڈز اور پاسپورٹس جو ہیں وہ ایشو کیے گئے تھے، جس میں بڑی تعداد جو ہے وہ افغانیوں کی تھی، اور اب ان کا انخلا شروع ہو چکا ہے. تو بہت سی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے دوبارہ سے پاسپورٹس کی شکلیں بدل دی گئیں جناب، پاسپورٹس کے ڈیزائن بدل دیے گئے. لیکن پی ٹی آئی والوں نے اس کے اوپر بھی گندا پروپیگنڈا کرتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ پاسپورٹ اس لیے بدل رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوتی ہے کہ یہ پاسپورٹ جو ہے اسرائیل کے لیے کارآمد نہیں ہے. تو انہوں نے بیسیکلی اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے اور انہوں نے اسرائیل کی یہ عبارت جو ہے وہ اس کے اوپر سے ہٹانی ہے. تو آپ کو اسکرین کے اوپر پرانا پاسپورٹ اور نیا پاسپورٹ دونوں نظر آ رہے ہیں، اور دونوں کو غور سے دیکھ لیجئے، دونوں پر وہی عبارت جو ہے وہ درج ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کا اپنا داماد یہودی، جن کی اپنی بیوی یہودی، جن کا جو ہے وہ اپنے بچے آگے یہودیوں کے خاندان میں پل رہے ہوں، وہ اس طرح کی باتیں کریں، انہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. تو پروپیگنڈا جو ہوتا ہے نا، یقین کریں کہ دیکھ کر نا اس طرح کا مجھے ابلیس یاد آتا ہے کہ واقعی ابلیس کیا چیز ہوگا. جن کے آگے سے چیلے اتنے اس طرح کے ہیں تو ان کا ابلیس جو ان کا سردار ہے وہ کیسا ہوگا. بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری جی آپ لوگوں کیا ہے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.